that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये जो है वो सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का आपका 5th चैप्टर है। तो एक्सरसाइज जो 5.1 है, एक्सरसाइज जो 5.1 है उससे पहले का जो आपको इंट्रोडक्शन चाहिए वो भाई आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सारा बेसिक समझाऊंगी, वो सारा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे समझ में आएगा जो आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो ये जो वीडियो है मैं जितना इजी हो सकता है आपको उतना इजीली ये जो चैप्टर है उसको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ से आपका कैलकुलस पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो कैलकुलस पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है मैथ्स के अंदर। कुछ बच्चों को ये पसंद है और कुछ को नहीं भी है। ठीक है, देखो यार, अगर आपको इसका बेसिक समझ आ जाता है ना तो आपके लिए चैप्टर्स जो कैलकुलस के वो बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ आपके फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने याद कर लिए वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कम्युनिटी टैब पे कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था ना कि आपको कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए आपने, तो जिन बच्चों ने कर लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किए यार आप ही कर लो, है ना। वहाँ पे मैंने आपको फोटो ऑलरेडी दे दी है फॉर्मूले की। तो वो जो फॉर्मूले वो मैंने आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन के दिए थे। तो अभी आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूस चेक करने वाले हैं फंक्शंस के लिए। तो आपने क्या करना है, वो सारे फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद आप बार बार उसको लिख के देख सकते हैं। वरना आप करो क्या करो कि लिख कर अपने दीवार वगैरह पे चिपका दो या फिर अपने स्टडी टेबल के आसपास चिपका लो, ताकि आप उसको बार बार देखोगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका होता है किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने का वो यही होता है कि आप क्वेश्चंस करो। उनके ऊपर जब बेस्ड बाबा क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी वहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं आएगी। हाँ जी, तो ठीक है, बहुत हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना वो देखो, क्या है चैप्टर का नाम? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिन्यूटी लिखा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, और जो कंटिन्यूटी का अपोजिट होता है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कंटिन्यूस का अपोजिट क्या होता है, यू विल से डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ पे दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तब उसे डिसकंटिन्यूस बुलाओगे। मतलब ये कंटिन्यूस भी पता होना चाहिए और डिसकंटिन्यूस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉर्मल वे होता है उसके अंदर समझते हैं, उसके बाद हम उसको मैथमेटिकली समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमें दो टर्म समझने हैं। एक है आपका कंटिन्यूटी कह लो और एक कह लो आप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, तो ये जो दो टर्म है, एक तो ये है कि ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई कंटिन्यूटी क्या होता है, आप सोचोगे यार कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूस होता है, यानी कि कोई भी चीज़ क्या है, लगातार है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, लगातार है। लगातार का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी स्टॉप नहीं है, वहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ विदाउट ब्रेक। ठीक है, बिना ब्रेक के यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा। जो चीज़ हो रही है वो लगातार होगी, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, तो आपको पता है कि जो कंटिन्यूटी होता है उसका अपोजिट हमारा डिसकंटिन्यूटी होता है। अगर ये लगातार है तो ये लगातार नहीं होगा, यानी कि इसके बीच में क्या होगा, एक दरार आएगी। दरार का मतलब क्या होता है, वो नहीं होता बीच के अंदर ब्रेक आ जाना। ठीक है, टूट जाना कहीं से, यानी कि कंटिन्यूटी फ्लो मतलब जो कंटिन्यूस फ्लो होता है उसको ना बनाना, मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाना। आप उसको दरार कह सकते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज के आप कह सकते हैं लगातार ना होना। ठीक है, कोई भी चीज़ जब लगातार नहीं होती है तब आप उसको क्या कहते हो कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और कोई चीज़ लगातार है तो भाई वो कंटिन्यूस है ना। तो आपने क्या करना है, जब विद ब्रेक आएगा तो हमारा डिसकंटिन्यूटी होगा, विदाउट ब्रेक हमारा कंटिन्यूटी होगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के अंदर मैं आपके लिए लिख देती हूँ विद ब्रेक और ब्रेक्स। ठीक है, आपने क्या समझा यहाँ पे? हम अगर नॉर्मल हमारी बात करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, उसके हिसाब से अगर आप फ्रैंकली कहना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यूस है, यानी कि लगातार है। अगर आप बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, यानी कि कोई भी चीज़ क्या है, लगातार नहीं है, उसके बीच में कोई दरार है, वो क्या है, उसके बीच में कोई ब्रेक है। यानी कि डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ऐसा हमारा डिसकंटिन्यूटी का एक फ्लो जिसके अंदर क्या हो, ब्रेक हो। और अगर ऐसा कोई फ्लो है जिसके अंदर कोई भी हमारे ब्रेक नहीं है तब वो कंटिन्यूटी है, यानी कि वहाँ पे कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूस है हमारी वो चीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है भाई मोहित,
क्या ये मोहित हैं और ये पढ़ने बैठते हैं भाई 2 बजे और ये सीधा उठते हैं 4 बजे। इन्होंने बीच में कोई भी गैप नहीं लेना है, वो इतने बजे बैठेंगे पढ़ने तो वो इतने बजे ही उठेंगे। तो ये क्या करता है, इतने बजे बैठा है तो इतने बजे ही उठेगा, यानी कि अगर एक बार 2 बजे बैठ गया वो पढ़ने तो सीधा 4 बजे ही उठेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं रोहित की। अब जो रोहित हैं वो क्या करते हैं, वो 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देन 2:30 पे वो ब्रेक लेंगे, यानी कि इस समय वो कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। और उसके बाद वो क्या करेंगे, 2:35 से वापस स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और उसके बाद क्या करेंगे, वो 4 बजे तक पढ़ाई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मोहित हैं इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक विदाउट कोई भी गैप सीधी पढ़ाई की है। और इसने क्या किया है, जो रोहित है उन्होंने क्या किया, पहले 2 बजे से 2:30 तक पढ़ा, उसके बाद एक यहाँ पे गैप दिया, ये क्या है हमारा गैप आ गया, और उसके बाद क्या किया, यहाँ से वापस वो कंटिन्यूस होकर 4 बजे तक पढ़ाई की है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, रोहित ने यहाँ पे ब्रेक लिया है, यानी कि ये लगातार इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन हम बात करते हैं मोहित की, तो इन्होंने लगातार पढ़ाई की है। ये डिफरेंस होता है हमारा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, क्या करेंगे, हमने बेसिक समझा। अगर मैं आपको कुछ अलग ग्राफ के माध्यम से बताऊं कि ग्राफ कैसे दिखाई देते हैं इनके, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सब आपकी बुक के अंदर है ऑलरेडी, एनसीईआरटी के अंदर, कुछ आपके 12th के अंदर है और कुछ आपको ऑलरेडी 11th के अंदर समझाया था। तो जिन बच्चों ने 11th में इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग 11th के अंदर ज़्यादा पढ़ते नहीं और डायरेक्ट भी 12th के अंदर हमारे पास ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, अचानक से हमारी नींद खुलती है कि यार 12th है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो भी बेसिक समझाने वाली हूँ ना, वो आपका 12th का होगा, और उसकी मदद से आप बिना मतलब किसी भी टेंशन के, विदाउट एनी टेंशन, आप सॉल्व कर सकते हो हर एक एक्सरसाइज को। मतलब मैं आपको छोटा सा छोटा यहाँ पे बेसिक समझाने की कोशिश करूँगी, और जितनी ईजी लैंग्वेज हो सकती है ना उतनी ईजी लैंग्वेज के अंदर समझाना चाहूँगी मैं आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो यार, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। एक ग्राफ तो इसी तरीके का हो गया कि हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी हमारे बीच में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा, यानी क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, ये लाइन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे ब्रेक आ गया, ये क्या आ गया, ये ब्रेक आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये इतना तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, इतना भी ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस है ही नहीं, यहाँ पे ब्रेक आ गया है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं कर्व्स की, ठीक है, तो एक कर्व तो मैंने ये बना दिया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंटिन्यूस है, यहाँ पे बीच में कोई भी दरार नहीं है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, यानी कि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। अगर मैं यहाँ पे ही बात करती हूँ, मान लो इतना ये चला, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, एकदम छोटा सा गैप दिया हमको, यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, बाकी जगह कंटिन्यूस है। मतलब ओवरऑल क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि बीच में इसने एक गैप ले लिया है, इसने एक ब्रेक ले लिया है। ठीक है जी, तो ये एक हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया, या फिर कह लीजिए फ्रैंकली लैंग्वेज के अंदर हमने समझा कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, ये हुई भाई हमारी फ्रैंक बात कि ये होता है हमारा कंटिन्यूटी और ये होता है डिसकंटिन्यूटी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, इसी चीज़ को हम मैथ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि मैथ्स के अंदर ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं होती, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता जिसका कि आप क्या कर सकते हो, जिसका कि आप ग्राफ नहीं बना सकते हो। लगभग हर एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसका ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो हम ये समझ के चलते हैं कि हम हर एक चीज़ का ग्राफ बना सकते हैं, हर एक इक्वेशन का हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो एक चीज़ आपने पहले ही सीखी थी, बहुत पहले से सीखते आ रहे हो, ये अपने रिलेशन फंक्शन के अंदर जो चैप्टर था ना, पूरा चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर भी सीखा था fx = y। हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू, जो हमारा डोमेन होता है, उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, और उसके बाद आपके पास y की वैल्यू यानी रेंज की वैल्यू आती है। तो हम क्या करते हैं, fx = y लिखते हैं हमेशा, क्योंकि जब आप फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को पुट करोगे तब आपके पास रेंज आएगी, y आएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो y हमारी एक्सिस होती है, हमें पता है ना कि इस तरीके से एक्सिस होती है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे आप x डैश कह लीजिए या फिर x प्राइम कह लीजिए, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे क्या होता है, y होता है, और यहाँ पे y प्राइम कह लीजिए या फिर y डैश कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो आपकी y एक्सिस होती है, ये जो पूरी y एक्सिस है ना, इसके ऊपर आपका फंक्शन डिनोट किया जाता है, यानी कि जो y है, ये एक्सिस आपकी फंक्शंस को डिनोट करने के लिए होती है, इनके ऊपर आपकी फंक्शन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि ये वो लाइन होती है जो आपको ऑब्टेन होती है जब आप क्या करते हो, x की वैल्यू को लिखते हो। जैसे कि अगर आपने क्या किया, fx की वैल्यू लिखी, तो आपको y जो आपकी एक्सिस है उसके ऊपर कोई पॉइंट मिलेगा, यानी कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये हर एक ऐसा पॉइंट है जो आपको fx की मदद से मिलता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो y एक्सिस होती है वो हमारी फंक्शन की एक्सिस होती है, यानी कि उसके ऊपर हम fx की वैल्यू को डिनोट करते हैं, हमारा fx का ग्राफ बनता है जी y एक्सिस पे। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैथमेटिकल वे के अंदर आपको समझना ये ज़रूरी है कि जो आपकी कंटिन्यूटी होती है,
जो ये कंटिन्यूटी है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल वे के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी फील लेनी ज़रूरी है यार कि ये कंटिन्यूटी होती क्या है, ये समझ में आएगा मैथमेटिक वे के अंदर, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकोगे, तभी बता सकोगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि हर समय आपको ग्राफ तो देने वाले हैं नहीं कि भाई बताओ यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको फंक्शंस प्रोवाइडेड होंगे, आपको स्टेट करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल वे होती है, उसको जानने से पहले आपको ये फील लेना ज़रूरी है कि भाई कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी होती है, इसको फील करने के लिए कि भाई कंटिन्यूटी कहाँ पे है, इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे गिवन है इफ x इज ग्रेटर देन 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब ये आपको जो एफ एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, एफ एक्स के इक्वल रहेगी। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स के इक्वल क्या होता है, y होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, जिस समय x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 के इक्वल या 0 से छोटी रहेगी, उस समय एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये कब आएगी, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 आएगी, जिस समय हमारी जो x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती भाई जिसका आप क्या कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते मैथ के अंदर। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स के अंदर ही हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथ्स की वजह से हम क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है। और जो फंक्शन है इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे कि ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ऊपर करती हूँ। हाँ जी, अब ठीक है, ये तो ये देखो इस तरीके का हमारा ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारा 0 होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी दो एक्सिस मीट करती हैं, और ये हमारा y होता है और ये हमारा y प्राइम होता है, और ये हमारा x होता है और ये हमारा x प्राइम होता है, या फिर x डैश कह लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव y, हमारे जो पॉजिटिव x होता है, इतनी वैल्यू हमारी पॉजिटिव x की होती है, इतनी वैल्यू हमारी नेगेटिव x की, और इतनी हमारी पॉजिटिव y, और इतना हमारा नेगेटिव y। ये सब ऑलरेडी आपको पता है, मुझे पता है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो हम नॉर्मली पहले यहाँ बना देते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसी तरह यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 है, -2 है, -3 है, और ये वाला जाएगा जी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला पॉजिटिव वाई होता है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। 1 2 2 तक काफ़ी है वैसे ये, चलो 3 भी ले ही लेते हैं, छोटा बन गया ना हमारा ग्राफ। यहाँ पे है -1 देन -2 और -3। अब देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 1 रहेगी जिस समय हमारा क्या है, x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 0 है। जिस समय x, जो ये वाली एक्सिस है ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, या फिर 0 से छोटी रहेगी, यानी -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, इस तरफ रहेगी। मतलब कि जिस समय हमारी वैल्यू x की नेगेटिव रहेगी या फिर 0 के इक्वल रहेगी, उस समय एफ एक्स की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे एफ एक्स किसके इक्वल है, y के, यानी कि उस समय y एक्सिस पे 1 वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू रहेगी। ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ये जो लाइन सी है ना, इस तरीके की यहाँ पे लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू 2 रहेगी, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ इक्वल का साइन नहीं, यानी कि अब की बार 0 इंक्लूडेड नहीं है। देखो इस समय क्या था, 0 इंक्लूडेड था, इस वजह से यहाँ पे आप जो सर्कल है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या बोला है कि जो x की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 नहीं है, 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, उस समय हमारी वैल्यू रहेगी एफ एक्स की 2, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, उस समय y की वैल्यू 2 रहेगी। अब यहाँ पे जो 2 है, इसके सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं गिवन है, ये एट 0 है ना, तो 0 पे तो 2 वैल्यू नहीं है, इसे 0 पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी वैल्यूज पे 2 इंक्लूडेड है, यानी कि बाकी के लिए हम इनको इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये वाले सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। हम सर्कल को तब फिल करते हैं जब ये वैल्यू इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे इंक्लूडेड थी तो ये सर्कल फिल किया, लेकिन ये वाला सर्कल यहाँ पे फिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो 2 है वो y की इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका एक ग्राफ बनेगा। बन गया ये ग्राफ। अब ये किस तरीके का है, ये ऐसा है,
अभी यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे तो ये जॉइन नहीं है। अब यहाँ पे जॉइन नहीं है तो ये जो आपके पास हिस्सा है, ये जो आपके पास एक हिस्सा है जहाँ पे जो हमारा ग्राफ है कंटिन्यूस नहीं है। देखो ये ग्राफ इस तरीके का बना है ना। अब ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये जो आपके पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो जिस भी पॉइंट पे ये हमारा जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहते हो, यानी कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली इसके ग्राफ से देख के बता सकते हो कि ये जो फंक्शन होंगे ये क्या होंगे, कंटिन्यूस नहीं होंगे। अगर आपको कोई और फंक्शन दिया होता जिसके अंदर क्या होता, जिसके अंदर आपको ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके का मिलता, आप देखते कि यहाँ पे तो कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो इस समय क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि पॉइंट ऑफ क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गई। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज में मैं आपको इसको और एलिब्रेट करके समझाती हूँ। तो नेक्स्ट पेज में देखो मैंने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिखा है। ये मैंने आपको समझा दिया था कि जो हरकिक जो वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन जो हरकिक होता है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको हमारे जो ग्राफ होता है वाई एक्सिस पे हमारे फंक्शंस को हम डिनोट किया जाता है, उनको प्लॉट किया जाता है। तो ये हमारा ग्राफ बना था। इसके लिए ये जो हमें फंक्शंस गिवन थे ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, अगर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन या इक्वल टू 0 है, तब इस साइड हमारा ग्राफ बन रहा था 2 की वैल्यू है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन हमारा 0 है। यहाँ पे जो 2 है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब आपने ये 11th क्लास के अंदर बात ऑलरेडी सीख चुकी है, फिर भी अगर आपने नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से 12th के अंदर बताती हूँ कि जो हमारा फंक्शन होता है उसको कंटिन्यूस होने की क्या कंडीशन होती है। कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। यहाँ पे जो c होता है ना, ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट नंबर होता है। जो हमारा क्या होता है, ये जो c है वो हमारा कोई भी पॉइंट होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा जो हमारे फंक्शंस के जो डोमेन होता है, यानी कि जो c है यहाँ पे x को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो x होता है ये हमारा डोमेन होता है, और जो y होता है ये क्या होती है, हमारी रेंज होती है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी हमने बता चुका है। और ये तो हमारा 11th क्लास के अंदर आपने जो पहला चैप्टर सेट सीखा था ना, उसके अंदर भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो हमारा डोमेन होती है, जो y होता है वो हमारी रेंज होती है। आप इस तरीके से जब भी पॉइंट को प्लॉट करते हो तो x आपका डोमेन होता है, y आपकी क्या होती है, रेंज होती है ना। तो आपने करना क्या है कि ये जो आपका c होगा ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट होगा जो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन होगा, यानी कि जो इसकी x की वैल्यूज होंगी जो इसका डोमेन बनेगा उसको बिलोंग करेगा। यानी कि जो c है ये यहाँ पे x को बिलोंग करेगा। उस समय क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है ये टेंड्स टू, यानी कि ये जा रही है c की तरफ। तो ये जो c होगा ये हमारा कांस्टेंट नंबर होगा जो बिलोंग करेगा डोमेन को। हमें ये वेरीफाई करना होता है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स यहाँ पे फंक्शन आएगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखो। ये जो आपको गिवन है ना, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ तो ना तो यहाँ पे c के ऊपर पॉजिटिव का साइन है ना ही नेगेटिव का साइन है, यानी कि यहाँ पे आपको ये नहीं बताया है कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से यहाँ पे जा रहे हो c की तरफ या फिर राइट साइड से जा रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि जो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स है वो क्या है, इक्वल है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स। ये जो आपका होता है इसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको दोनों वेरीफाई करने पड़ते हैं। कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप नेगेटिव की तरफ से, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से आ रहे हो। और अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x टेंड्स टू, इज इक्वल्स टू नहीं, x टेंड्स टू c पॉजिटिव लिखते हो, यानी कि आप पॉजिटिव तरफ से, पॉजिटिव इन्फिनिटी से आ रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब होता है, और एक्चुअल में आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा होता है वो ये होता है। ठीक है, तो जब आप कोई भी वेरीफाई करोगे फंक्शन तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं आपस में तब आप कह सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अगर इनमें से कोई भी एक यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं होती है, मान लो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है कि वहाँ पे लिमिट कंटिन्यूअस हो। जिस समय ये दोनों अनइक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल है, वो डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों अनइक्वल है तो भी डिसकंटिन्यूअस है, अगर ये दोनों अनइक्वल है तो भी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कि कंडीशन भाई यही है कि तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब वापस से इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। अब मुझे बताओ ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप ग्राफ के माध्यम से देखते हो तो ग्राफ हमारा बता रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जी, आप सही हैं, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से देखते हैं, ठीक है,
तो ये जो फॉर्मूला है मैं आपको इससे भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको गिवन है x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पे गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो fx की वैल्यू है, देखो अगर आप बात करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगी। सबसे पहले जो लिमिट है ये टेंड्स टू x टेंड्स टू कहाँ पे ले हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से आते हो, अगर आप लेफ्ट साइड की इन्फिनिटी से आते हो, आप देखोगे कि कहाँ तक जा रहा है, ये 0 तक आ रहा है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है 0, यहाँ तक ये यहाँ पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 1 यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जिसमें x की वैल्यू 0 है। यानी कि जब x की वैल्यू 0 तक जाएगी, और कहाँ से जा रहे हो, नेगेटिव साइड से जा रहे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी से, यानी कि यहाँ पे लगा दोगे नेगेटिव का साइन और fx, यहाँ पे लिखोगे fx, और बाद में इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। और जो fx की वैल्यू है वो कितनी आएगी, मुझे ये बताओ। जब आप जा रहे हो इस साइड से, तब आपके fx की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपको गिवन है कि जब आप क्या जाते हो, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव x की वैल्यू से आप जाते हो 0 की तरफ, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से जब आप 0 की तरफ जा रहे हो तो 1 वैल्यू है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट कितनी होगी। देखो अब यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू टेंड करेगी 0 तक। यानी कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू, अब की बार हम 0 किस तरफ से जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से जा रहे हैं। और fx की वैल्यू, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से जाएगी हमारी वैल्यू x की, तब वहाँ पे क्या होगा, 2 वैल्यू आएगी fx की। यानी कि जो राइट हैंड लिमिट हमारी 2 है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जो लिमिट है वो इक्वल नहीं है, यानी कि आप सीधा लिख सकते हो सिंस ये जो कंडीशन होती है हमारी वेरीफाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे राइट हैंड लिमिट और जो हमारी राइट हैंड लिमिट और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो। ये हमारी एक छोटी सा एग्जाम्पल था। मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देती हूँ जिसके अंदर आप ये बता सकोगे कि ये जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एग्जाम्पल होगा मेरा। तो नेक्स्ट पेज में आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमने डिसकंटिन्यूअस के लिए फंक्शन देखा, यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी फील आने लगी होगी, हाँ भाई डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसको भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, और उसके बाद आपको भी वहाँ से समझ आ जाएगा कि भाई कंटिन्यूअस क्या होता है और कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पॉज कर सकते हो वीडियो और खुद भी इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको बताऊंगी। उससे पहले आप क्या करो, एक बार खुद ट्राई कर लो, आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा किस तरीके से प्लॉट करना है ग्राफ और किस तरीके से आगे हमें कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, यहाँ पे मैं डायरेक्टली c ही लिख रही हूँ, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल प्रूव करनी है। fx शुड इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की। अब हम ये जो एग्जांपल है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये मेरा कंटिन्यूटी का एग्जांपल है ताकि आपको फील आ जाए कंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे आपको क्या गिवन है, fx की वैल्यू क्या है, 2 है। अब मैंने आपको ये भी बताया था fx की वैल्यू y के इक्वल होती है, यानी कि जो y एक्सिस होती है इसके ऊपर हम अपने फंक्शंस को प्लॉट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो आपके fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 2 आ जाएगी जिस समय हमारे x की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, x की वैल्यू देन 0 होगी, यानी कि इस साइड वैल्यू रहेगी हमारी, ये जो नेगेटिव वैल्यू है यानी कि नेगेटिव x की, तब हमारी जो वैल्यू आएगी y की वो कितनी आएगी, 2 आएगी। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी कि अब की बार जो 2 है वो इंक्लूडेड है, यानी कि आप इसको फिल कर सकते हो इस सर्कल को। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो कैसे बनता है इस तरीके का ग्राफ। अगर आप देखो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 2 आएगी जिस समय x की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, अगर आप जो x की वैल्यू 0 लेते हो तब 2 आएगी वैल्यू, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेनी, अगर -1 लेते हो तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, -2 लेते हो तो यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा, है ना। अगर आपकी जो वैल्यू है f ऑफ x की, अब की बार क्या दे रखी है, 2 आएगी जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 0 पे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता दिया कि 0 हमारी 2 ही रहेगी। अगर आप बात करते हो f ऑफ x की वैल्यू 2 रहेगी जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि +1 हो सकती है वैल्यू, +2, +3, तो वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 2 रहेगी। तो इस तरीके से आप प्लॉट करते हो ना ग्राफ को, ऐसे, है ना। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी ज्वाइन कर देना है। अगर अब आप देखते हो तो ये जो आपके पास आ रहा है, ये जो आपके पास क्या आ रहा है, एक लाइन आ रही है, यहाँ पे तो कोई भी आपको ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ग्राफ के माध्यम से बताते हैं तो भाई ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आपको ये जो कंडीशन है इससे बताना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपको इसी से बताना है, अगर आप ग्राफ से बताते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो मेन कंडीशन होती है इसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि ये जो कंडीशन है इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना चाहेंगे। तो आपने करना क्या है कि लिमिट ऑफ
एक्स टेंड्स टू, अब देखो ये जो एक्स की वैल्यू है ये कहाँ तक जा रही है, जो नेगेटिव इन्फिनिटी है यहाँ से लेकर के जीरो तक वैल्यू आ रही है, क्योंकि इक्वल टू जीरो है, यानी कि जो नेगेटिव इन्फिनिटी है वो जीरो तक जा रहा है, जीरो के टेंड हो रहा है, यानी कि जीरो के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो एक्स की वैल्यू है जीरो नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे ऊपर और एफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे। और जो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है, तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, उस समय हमारे एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है अब की बार कितनी आई है, 2 आई है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर आप लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू अब की बार भी जीरो जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है, अब की बार इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव का साइन और एफ एक्स। अब की बार जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। अब जो आपकी आर एच एल है, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है अब की बार वो कितनी आएगी, 2 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, लेकिन ये दोनों इक्वल आई। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो इक्वल है, क्योंकि कंडीशन के अंदर आपको एफ ऑफ सी के इक्वल इन दोनों को दिखाना है। एफ और सी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों की जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, दोनों किसके पास जा रही है, ये जीरो के पास जा रही है, यानी कि अब की बार एफ ऑफ जीरो आपको चेक करना है, ठीक है। तो जो एफ ऑफ जीरो है वो कितना आएगा, जो जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है तब y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये क्या होता है एफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई होता है। तो x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 2 आ रही है ना। यहाँ पे गिवन था, देखो जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू हमारी 2 आएगी, यानी कि एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू, अगर आप दोनों को यहाँ पे नेगेटिव और प्लस हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू हमारे किसके इक्वल आई है, या ये एफ ऑफ जीरो के इक्वल। या आपने यहाँ पे देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आई है, 2 और 2 आई है। अगर आप देखते हो तो ये जो है ये अभी इनको एज अ वन ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन है क्या, ये दो है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ये तीनों चीजें इक्वल आई हैं, इस वजह से आपका जो यहाँ पे फंक्शन था वो क्या था, कंटिन्यूअस था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक फील आ गई होगी कि किस तरीके से फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और सबसे इजी मेथड तो इनका ग्राफ था, जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कंटिन्यूअस का ग्राफ बनता है और किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने मैथमेटिकल वे देखी और हमने ये भी समझा कि नॉर्मली फ्रैंकली हम किस तरीके से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी कुछ डेफिनेशंस के अंदर आते हैं कि क्या कंटिन्यूअस की डेफिनेशन होती है, क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। अब हम इनको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। मैं फिर से यही कहूंगी कि एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, बस एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है यार। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं बल्कि नीचे ही डेफिनेशंस लिख दी हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन, एफ क्या रियल फंक्शन है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी इसके सबसेट रहेंगे, इमेजिनरी इसके एलिमेंट्स रहेंगे, नहीं, इसके रियल एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि रियल फंक्शन है। और ना सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, जो रियल नंबर है उसका एक सबसेट बनाकर एक फंक्शन होगा डिफाइन, जिसे हम एफ कहेंगे। एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि जो फंक्शन है, जो हर एक फंक्शन होता है उसका एक डोमेन होता है, उसकी एक रेंज होती है। जैसे अगर आप बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई की, तो यहाँ पे जो x होगा वो हमारा डोमेन होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो y होगा वो हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो ये जो डोमेन होता है इसके अंदर एक पॉइंट होता है c, एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। ये जो f है एफ एक्स है, यानी कि जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या हुआ, x हुआ, यानी कि जो x है इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक x एलिमेंट नहीं होता है। ये जो x है ये पूरे के पूरे डोमेन को यहाँ पे डिनोट करता है कि ये जो x है पूरा डोमेन है, इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट है। उनमें से कोई भी एक एलिमेंट या फिर कह सकते हैं कोई भी एक पॉइंट है हमारे डोमेन के अंदर जो फंक्शन f का है, देन f इज कंटिन्यूअस एट c इफ। अगर आपका ये जो c है, अगर इसके ऊपर आपका कंटिन्यूअस होता है फंक्शन, वो कब होता है, जिस समय लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। हम यहाँ पे और इसको एलिब्रेट हम करेंगे। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू c एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ईच अदर, देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। देखो यार, जो भी मैंने आपको बताया था ये वही आपको एक मैथमेटिकल वे के अंदर डेफिनेशन के अंदर आपको गिवन है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट होती है और जो फंक्शन की वैल्यू होती है एट x इज इक्वल्स टू c, यानी कि जो f ऑफ c होता है, जहाँ पे x की जगह आप क्या लिखते हो, c की वैल्यू लिखते हो, अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस समय जो फंक्शन होता है उसको एट x इज इक्वल टू c क्या कहलाता है, वो इक्वल, मतलब सॉरी इक्वल कह रही हूँ मैं, कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कंटिन्यूअस कहलाता है।
और ये जो वैल्यू थी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, या फिर अगर आप इसको लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू सी माइनस सी एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ़ एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट सी, अगर ऐसा होता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल आती हैं लेकिन ये एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं आती हैं, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आता है, उस समय क्या होता है, उस जो पॉइंट होता है सी उस पर हमारा जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू कहते हैं, उस डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहते हैं उस फंक्शन का। इफ़ एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट सी, अगर सिर्फ एफ ऑफ सी के ऊपर हमारा कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, वी से एफ इज डिसकंटिन्यूस एट सी एंड सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन, यानी कि अगर एफ ऑफ सी के ऊपर ही हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो ये जो एफ ऑफ सी, ये जो सी पॉइंट था इसको हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू कहते हैं उस फंक्शन का। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे एक जो हमारी थ्योरम है, अलजेब्रा है हमारा, ठीक है, कंटिन्यूटी वगैरह का, तो हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, तो ये रही हमारी डेफिनेशंस। तो यहाँ पे मैंने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस भी लिख दिया है जिसके अंदर हमारे 2 थ्योरम है और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन खत्म, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज 5.1 को फटाफट से 2-3 वीडियो के अंदर कवर करके ख़त्म कर देंगे, है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं। A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। अगर कोई फंक्शन गिवन है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो ये जो x है ये क्या है, डोमेन है, इसके अंदर जो जो पॉइंट होगा हर एक पॉइंट के ऊपर जब हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, तभी आप उस फंक्शन को यहाँ पे रियल फंक्शन f, जिसको आप कंटिन्यूस कह सकते हैं, मतलब कि जो एफ एक्स है ये एक रियल फंक्शन है, आप इसको कंटिन्यूस तभी कह सकते हैं जब ये जो x डोमेन है इसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये हर समय पॉसिबल नहीं होता है कि जो मतलब हर के की जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। कई बार ऐसा होता भी है और कई बार ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या समझ सकते हैं कि जब हमारे पास जैसे कि इफ द डोमेन ऑफ एफ इज अ सिंगलटन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो। अगर हमारा एक फंक्शन है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है उसके डोमेन के अंदर, तब होगा कि अगर उसके ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। मतलब कि आपको एक ही पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा। अगर आपको मैं सिंपली बोलती हूँ एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे डोमेन के पास सिर्फ और सिर्फ जीरो वैल्यू, अगर आप जीरो पे चेक करते हो वो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये जो रियल फंक्शन था ये कंटिन्यूस है, क्योंकि वहाँ पे वो जीरो के लिए कंटिन्यूस था। ठीक है, मतलब कि जो ज्यादातर हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन क्या होता है, सिंगलटन होता है, यानी कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो अब आप क्या कह सकते हो कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। एक तरीके से ये जो डेफिनेशन लिखी थी इसी के लिए लागू होती है जिस समय फंक्शन के अंदर सिंगलटन एलिमेंट होता है उसके डोमेन के अंदर। ठीक है, समझ आ गया ये। अब हमने पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। देखो यार, ये जो थ्योरम होती है ना, इनका आपको प्रूफ कभी भी मतलब आता नहीं है एग्जाम के अंदर कि ऐसा ऐसा हो। ये जो थ्योरम होती है ऐसी होती है जो ऑलरेडी आपको प्रूव करके दे रखी होती है, जैसे कि कॉलेरी हो गए हमारे, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव करके आपको गिवन होती हैं, आपको उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ये थ्योरम होती है, यानी कि ये क्या होता है, एक तरीके से जनरल स्टेटमेंट होती है हर एक फंक्शन के लिए, हर एक हमारी टर्म के लिए, हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इनको मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके नहीं दिखाने वाली हूँ। जिस भी बच्चे को उसका प्रूफ चाहिए एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको गिवन है, मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है, उससे आपका काम बहुत ही अच्छे से चल जाता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि मत देखो यार, बस इतना ही काफ़ी नहीं, जिस भी बच्चे को देखना है समझने आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो थ्योरम से रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। इसके अंदर पहली थ्योरम आती है, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूस एट रियल नंबर सी। एक हमारा रियल नंबर सी है जिसके ऊपर दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे एक शब्द आपको गिवन है कि क्या है, दो रियल फंक्शन है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हो भी सकता है इनके डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, और हो भी सकता है कि इनके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी कि ये फंक्शन क्या हो, सिंगलटन हो। अगर ऐसा होता है और ये सी के ऊपर कंटिन्यूस है, यानी कि एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी आपको प्रोवाइडेड है, यानी कि जी के अंदर भी एक एलिमेंट सी है, एफ के अंदर भी इसके डोमेन के अंदर एक एलिमेंट सी है। ये हम यहाँ से समझ गए। ठीक है, इसका पहला आपको क्या गिवन है, इसके अंदर भी 4 आपको पार्ट गिवन है, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि एफ प्लस में जी करते हो तो भी ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा एक्स इज इक्वल्स टू सी पे। ये दोनों के दोनों फंक्शन सी पे कंटिन्यूस है, इनका एडिशन करोगे तब भी ये एक्स इज इक्वल्स टू सी पे कंटिन्यूस आएंगे। अगर इनका सब्ट्रैक्शन करते हो एफ माइनस में जी करते हो तब भी एक्स इज इक्वल्स टू सी पे कंटिन्यूस आएंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तब भी ये दोनों के दोनों इक्वल मतलब
क्या आएंगी, इनकी लिमिट्स इक्वल आएंगी और ये क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगी x इज इक्वल टू सी पे। और बात करते हैं डिवाइड की, डिवाइड के अंदर एक कंडीशन होती है, जैसे कि एफ ऑफ वन में जी है, जब इसकी लिमिट लगाओगे तब ये हो जाएगा एफ ऑफ सी डिवाइड में जी ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो जी ऑफ सी की वैल्यू आएगी ये जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमें पता है कि जो नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, वरना वो इन्फिनाइट वैल्यू बन जाती है। इस वजह से यहाँ पे प्रोवाइडेड होना चाहिए कि जी ऑफ सी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तब ये कंटिन्यूस रहेगा एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आती है एक और थ्योरम हमारी, इसके बाद हमारा धन्यवाद, टाटा बाय बाय, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो आखिरी थ्योरम हमारी देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 2। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, से दैट फॉग, फॉग का मतलब क्या होता है ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। देखो यार बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, पहले चैप्टर कहते हैं आप बहुत बोरिंग है, नहीं कोई भी चैप्टर बोरिंग नहीं होता है, हर एक चैप्टर के अंदर नॉलेज होती है, ठीक है। बस आपको उसका बेसिक समझना चाहिए, जैसे जैसे आपको उसका बेसिक पता चलेगा वैसे वैसे आपको उस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट आएगा, जैसे जैसे आप उसको सॉल्व कर पाओगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप होता है किसी भी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जैसे जैसे आपको मतलब जिस भी सीरियल ऑर्डर के अंदर आपको चैप्टर प्रोवाइडेड है वैसे ही हमेशा चैप्टर करने चाहिए, क्योंकि हर एक जो चैप्टर होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आई, जैसे कि वाई एक्सिस के ऊपर एफ एक्स जो फंक्शन होता है उसको डिनोट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर था। फॉग हो गए, गॉफ हो गई, ये सब आपके जो कंपोजिशन है फंक्शन की ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर है ना। जैसे कि फॉग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है, ठीक है। हर एक चैप्टर का जो नॉलेज होता है वो दूसरे चैप्टर के अंदर उसके बाद वाले चैप्टर के अंदर दिया होता है। तो ठीक है जी, तो मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि भाई चैप्टर को सीरियल वाइज किया करो, ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, और एक्सरसाइजेस को भी सीरियल वाइज किया करो। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है। एफ और जो जी है वो हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो इनके अंदर फंक्शन होंगे वो सारे रियल होंगे। से दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, आपको क्या बोला है कि एफ ऑफ और जो जी है वो दोनों के दोनों क्या है, वो है हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन, और जब इनका कंपोजिशन करते हो फॉग बनाते हो तब ये सी के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है, डिफाइंड है यानी कि कंटिन्यूस है। इफ जी इज कंटिन्यूस एट सी, और जो जी है वो सी के ऊपर कंटिन्यूस है, एंड इफ एफ इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी देन फॉग इज कंटिन्यूस एट सी। ये सिंपल सी बात है, अगर एफ ऑफ जी आपको दो फंक्शन गिवन है, फॉग यहाँ पे कंटिन्यूस है यानी कि ये दोनों ऑलरेडी कंटिन्यूस हैं, बोला है कि जो जी है वो कंटिन्यूस है सी के ऊपर, और जो एफ है वो जी ऑफ सी के ऊपर कंटिन्यूस है, देन फॉग इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला था कि जो फॉग है वो डिफाइन है सी के ऊपर, उसी को घुमा फिरा के फिर से बता रहे हैं कि जो फॉग है वो कंटिन्यूस है सी पे। तो इतनी सी बात है कि अगर एफ ऑफ जी और जो जी है वो रियल वैल्यू फंक्शन है, अगर दोनों कंटिन्यूस है तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूस रहेगा सी के ऊपर। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 2 थी, ठीक है। तो जितना ईजी वे हो सकती थी मैंने उतनी ईजी वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपने आपकी काफ़ी मदद की होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। बेसिक हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है इसके अंदर मैंने क्या करना है कि एक जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले एक वीडियो बनाऊंगी उसके इंट्रोडक्शन की, उसको प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो यार एक्सरसाइज कैसे करोगे, है ना। तो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब तक मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है 5.1 का। ये जो आपको PDF मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पर, ठीक है। मेरे लिए फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नोट्स को स्कैन करके डालना, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डालूंगी, तो वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज करके अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना हमारा कमेंट बॉक्स तो है ही, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, वो एक तरीके से अच्छी बात भी है। तो अगर आपको कोई भी कमेंट है तो मुझे आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ जी, तो यही था हमारा आज की वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।